डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं विज्ञान विषय का छठा अध्याय कक्षा 10वीं, जिसमें पाठगत प्रश्न एवं अभ्यास प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अपने अध्ययन को धार देने के लिए मेरे साथ निरंतर मेरे वीडियो में बने रहिए। इसी के साथ में प्रकाश चंद, प्रश्न नंबर 1, पेज 105। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? उत्तर: विसरण क्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाया जा सकती। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होता है। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना अति जटिल होती है, अतः प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो विसरण क्रिया पूरी नहीं कर सकती। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? उत्तर: सजीव वस्तुएं निरंतर गति करती है, चाहे वे सुप्त अवस्था में ही हो। बाह्य रूप से वे अचेत दिखाई देते हैं, उनके अणु गतिशील रहते हैं। इससे उनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है। प्रश्न नंबर 3, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? उत्तर: जीवों को शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन अणुओं पर आधारित है, अतः ये खाद्य पदार्थ कार्बन पर निर्भर हैं। ये कार्बनिक यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है। इनमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल व खनिज लवण अन्य हैं। हरे पौधे इन कच्चे पदार्थ साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करते हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? उत्तर: अनेक जैविक क्रियाएं जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, जैसे पोषण, गति, श्वसन, वृद्धि एवं उत्सर्जन। पेज नंबर 111। स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? जो स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं या बनाते हैं, जैसे पौधे हैं, तो वह स्वयंपोषी, और विषमपोषी है जो किसी दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए, वह विषमपोषी, जो स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है? जल। पौधों की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इसे वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। और क्लोरोफिल, हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। और सूर्य का प्रकाश सूर्य द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में जरूर आएगा, और इस प्रश्न को ध्यान में रखना। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। यह अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में भोजन को पचाने में सहायता करता है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम जटिल भोजन को सरल, सूक्ष्म तथा लाभदायक पदार्थ में बदल देते हैं। इस प्रकार से सरल पदार्थ छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुधांतर को कैसे अभिकल्पित किया गया है? उत्तर: पचा हुआ भोजन क्षुधांतर में अवशोषित होता है। क्षुधांतर में हजारों सूक्ष्म अंगुली नुमा विलयी होते हैं। इसी के कारण इनका आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल के बढ़ने से अवशोषण भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे उबार होते हैं, और उबारों से उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और यह अवशोषित भोजन रुधिर में पहुंचता है। पेज नंबर 116। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? उत्तर: वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जो स्थलीय जीवों द्वारा आसानी से ली जाती है, परंतु जल में ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा होती है, तथा वह जल में
मिला होता है, अतः जलीय जीव इसे मिले हुए ऑक्सीजन को लेने के लिए काफी गति से सांस लेते हैं तथा संघर्ष करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विविध पथ क्या है? उत्तर, मांसपेशियों में ग्लूकोज ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीकृत हो ऊर्जा प्राप्त करता है तथा ऑक्सीजन की कम मात्रा होने पर विचलित होता है तथा यह लैक्टिक अम्ल बनाता है। जो जीवों की कोशिकाओं में ऑक्सीकरण पथ निम्न है। वायवीय श्वसन, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन ग्लूकोज को खंडित कर जल तथा CO2 में खंडित कर देती है। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज विश्लेषित होकर 3 कार्बन परमाणु पाइरूवेट के 2 अणु निर्मित करता है। अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में किण्वन क्रिया होती है तथा पाइरूवेट, इथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। 3 नंबर में ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिससे मांसपेशियों में क्रैम्प आते हैं, जिससे हमें थकान महसूस होती है। मनुष्य, प्रश्न नंबर 3, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? ये जरूर एग्जाम में आता है और आप इस प्रश्न को ध्यान में रखकर समझने का पूरा प्रयास कीजिए। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा संपन्न की जाती है। फेफड़ों में मांस के द्वारा पहुंची हुई वायु में से हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कण ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। इसी प्रकार CO2 को हमारे शरीर में ग्लूकोज के खंडित होकर ऊर्जा में बदलने पर बनती है। यह CO2 रक्त के संपर्क में आने पर उसके प्लाज्मा में घुल जाती है। यह CO2 प्लाज्मा के द्वारा पूरे शरीर में पुनः रक्त से वायु में चली जाती है, अतः अंत में नासाद्वार द्वारा बाहर कर दी जाती है। प्रश्न नंबर 4, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? उत्तर, मानव फुफ्फुस छोटी छोटी नलियों में बटा होता है। श्वसनिकाओं के बाद अंत में कूपिकाएं होती हैं जिनकी संरचना गुब्बारों के समान होती है। कूपिका ही गैसों के परिवहन को सरल बनाती है तथा एक विशाल क्षेत्र है। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इस घटकों के क्या कार्य है? मानव में वहन तंत्र के प्रमुख घटक है हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएं। हृदय एक पंप की तरह रक्त का शरीर के विभिन्न अंगों से आदान प्रदान करता है। और रुधिर, इनमें 3 रक्त कण होते हैं। इनका तरल माध्यम प्लाज्मा होता है। रक्त शरीर में CO2, भोजन, जल, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थ का वहन करती है। RBCs कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैसों तथा अन्य पदार्थ का वहन करता है। WBC शरीर में बाहर से आए जीवाणुओं से लड़कर शरीर को रोग मुक्त करता है। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकता है, अर्थात जहाँ पर घाव लगता है वहाँ पर एक जालनुमा संरचना बना के और रक्त को रोकने में प्लेटलेट्स सहायक है। प्रश्न नंबर 2, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजन जनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, स्तनधारी तथा पक्षियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो ग्लूकोज के खंडित होने पर प्राप्त होती है। ग्लूकोज के खंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रक्त को अलग करके ही श्वसन की इतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध करा सकती है। प्रश्न नंबर 3, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है? उत्तर, उच्च संगठित पादप के वहन तंत्र के प्रमुख घटक 1 जाइलम उत्तक और 2 नंबर फ्लोएम उत्तक। प्रश्न नंबर 4, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड की दृष्टि से प्रिय विद्यार्थियों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और इन सवालों को आप जरूर ध्यान में रखना। बोर्ड में ऐसे ही सवाल आते हैं। पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है। जड़ों की कोशिकाएं मर्दा के अंदर होती है तथा वहन आयन का आदान प्रदान करती है। यह जड़ और मर्दा के
जड़ और मृदा के जड़ के आयन में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल गति करते हुए जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर एक चैन के रूप में धकेला जाता है। यह दाब जल को ऊपर की तरफ पहुंचा नहीं सकता। पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल की हानि होती है, जो जल को जड़ों में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अतः वाष्पोत्सर्जन कर्षण जल की गति के लिए एक महत्वपूर्ण बल होता है। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रख लेना प्रिय बालकों। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? उत्तर, पत्तियां भोजन तैयार करती है। पत्तियों से भोजन का स्थानांतरण पूरे पौधे में फलों एवं वाहिकाएं करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। वृक्काणु, प्रश्न पेज नंबर 124। वृक्काणु नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विधि का वर्णन कीजिए। मतलब वृक्काणु से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विधि का आपको वर्णन करना है। जैसे ये हमारे शरीर में कैसे उत्सर्जित पदार्थों के बारे में हम वे एक तरह से शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसलिए नेफ्रॉन की संरचना को आपको चित्र में देखकर, अपनी बुक नोटबुक में देखकर, मैंने थ्योरी में करवा लिया, वहाँ से आप इसको एक बार दोहरान कर सकते हो, क्योंकि ये उत्सर्जी के रूप में शरीर की साफ सफाई में काम करने का क्रियाविधि है। अर्थात वृक्काणु शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी इसे कहती है। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए निम्न विधियां हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के लिए रंध्रों द्वारा उपयोग में लाते हैं। पौधे अधिकांश संख्या में उपस्थित जल को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा कम कर सकते हैं। पौधे कुछ अपशिष्ट पदार्थ को अपने आसपास के मृदा में को उत्सर्जित करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को भी आप ध्यान में रखना, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? मनुष्य द्वारा पिया जाने वाला पानी शरीर द्वारा अवशोषण कर मूत्र की मात्रा निर्भर करती है। कम पानी पीने पर मूत्र की मात्रा कम होती है। कुछ हार्मोन इसे अपने नियंत्रण से में रखते हैं। यूरिया तथा यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए भी जल की मात्रा बढ़ जाती है, अतः अधिक मूत्र उत्सर्जित होता है। मनुष्य में वर्क एक तंत्र का मार्ग है जो संबंधित है, वर्क मतलब उत्सर्जन का कार्य करते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन। जाइलम मतलब जल का वहन, बस इतना याद रखो तो अपने आप याद हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। उपरोक्त सभी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक है। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, ये किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? ये प्रक्रम कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना है। वसा का पाचन आर नाल के शुद्धांत्र में होता है। आमाशय में लाइपेज उन पर क्रिया करता है तथा वसा को खंडित कर देती है। इसके पश्चात शुद्धांत्र में यकृत द्वारा स्त्रावित बाइल रस वसा की इमल्सिफाई करता है। अग्नाशय रस इस खंडित वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार वसा शुद्धांत्र में पाचित होती है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका? वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना। मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियां लार रस को स्रावित करती है। इसमें सेलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। इसी कारण कई बार अधिक चबाने पर भोजन मीठा लगने लगता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? इसके उपोत्पाद क्या हैं? उत्तर, पृथ्वी पर केवल हरे पौधे स्वपोषी होते हैं।
जो अपना भोजन स्वयं बनाती है। इसके लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पर्याप्त मात्रा में जल जो जड़ें अवशोषित करती है, सूर्य का प्रकाश और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सवाल है। वायवीय श्वसन ये वायु की उपस्थिति में होता है और अवायवीय वायु की अनुपस्थिति में होता है। और वायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूर्णतः विखंडित होता है और अवायवीय में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। और वायवीय श्वसन में इनमें अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा है और अवायु में अंतिम उत्पाद है इथाइल एल्कोहल व CO2 है। उदाहरण है वायवीय श्वसन के सभी उच्च जीवधारी और अवायवीय श्वसन में यीस्ट, फीताकृमि। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए किस प्रकार अभिकल्पित हैं? कूपिकाएं। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए किस प्रकार अभिकल्पित कूपिकाएं हैं? तो कूपिकाएं अपने गुब्बारेनुमा आकार के कारण वायु के आदान प्रदान को सरल बनाती है, जो सतही क्षेत्रफल की वृद्धि करती है। वायु भरने पर यह कूपिकाएं फैल जाती है तथा वायु फुफ्फुस में परिवर्तित हो जाती है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। लाल रक्त कण में यदि इनकी मात्रा कम हो जाती है तो शरीर के अंगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण पूर्ण नहीं हो पाता। जिससे ऊर्जा में भी कमी आती है और थकावट उत्पन्न हो जाती है। इसकी कमी से व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो जाता है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, परिसंचरण तंत्र की। यह क्यों आवश्यक है? उत्तर, मानव हृदय में रक्त 2 बार संचरित होता है। इसके दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसी कारण ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर एक दूसरे से अलग रहता है। यदि ये बंटवारा नहीं हो तो दोनों प्रकार के रक्त मिल जाएंगे और अंगों को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? वेरी इंपॉर्टेंट। जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन, इसमें जल एवं खनिज लवण केवल ऊपरी मुखी दिशा में संवहित होते हैं। इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है। और फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन, इसमें भोजन अमीनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी होता है। इसमें ATP ऊर्जा का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 13, फुफ्फुस में कोशिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की संरचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। कोशिका शुद्ध व अशुद्ध वायु का वहन करती है। कोशिकाओं का आकार छोटा होता है। कोशिका शरीर में रसायन CO2 गैस के रूप में निकलती है। वृक्काणु शुद्ध व अशुद्ध रुधिर का वहन करती है। वृक्काणु लूपदार बड़े आकार का होता है। वृक्काणु शरीर में नाइट्रोजन युक्त रसायन मूत्र के रूप से निकालती है। इसी के साथ में प्रिय विद्यार्थियों, हमारा अध्याय 6 जैव प्रक्रम समाप्त हुआ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी के ये अध्याय के प्रश्न उत्तर आसानी से समझ में आ गए होंगे। और इन प्रश्नों को इम्पोर्टेंट की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट है मतलब बोर्ड की दृष्टि से, तो आप इन्हें बार बार रिवाइज ज़रूर करते रहिए। इसी के साथ में मैं प्रकाशन पातलिया, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षा से जुड़े हुए जो भी वीडियो अपलोड करूं वे आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों।